फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं मुद्राएं की। ये मुद्राएं क्या हैं, अभिलेख क्या हैं। तो ये जो प्राचीन भारत का इतिहास जो रहा है, इतिहास के स्रोत में इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक क्या था, पुरातात्विक स्रोत था। और पुरातात्विक स्रोत को कितने 6 भागों में बांटा गया है, जिनमें से मैंने आपको क्या था, अभिलेख था। तो अभिलेख के बारे में इससे पहले की जो वीडियो है उसमें बता दिया है, और बाकी के जो 5 बचे हैं वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि मैं जो भी आपको इम्पोर्टेंट्स मटेरियल प्रोवाइड करता हूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मुद्राएं कि मुद्राएं क्या होती हैं। ठीक है, एक एक करके सभी की चर्चा हम करने वाले हैं कि जो पुरातात्विक स्रोत में 5 प्रकार डाले गए थे, 5 प्रकार के अवशेष मिले थे, जिसमें अभिलेख की जिक्र हो गई है और मुद्राएं जो थी उनका जिक्र कर रहे हैं। तो मुद्राएं क्या थी बताया जाता है। जो मुद्राओं के बारे में 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा तक, कब से 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा तक के जो भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त हो पाता है। तो बताया जाता है जो प्राचीन इतिहास रहा है, तो 206 कब से 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा के बीच का जो भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें जो प्राप्त हुआ है वो मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बात करें इसमें तो इसके पूर्व के सिक्कों पर लेख नहीं है। इसके जो पहले पूर्व के जो सिक्कों थे उन पर लेख नहीं है, और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, और जो उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका हमें क्या क्या ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ठीक है, और बताया गया है कि ये जो सिक्के हैं, आहत सिक्के बोले तो पंच मार्केट कहते हैं इन्हें, पंच मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं इनके जो सिक्के को, आहत सिक्के या पंच मार्केट कहते हैं। और कहा जाता है जो मुद्राओं का उपयोग दान दक्षिणा और कार्य विक्रय, जो क्रय विक्रय बोले तो लेन देन, ठीक है, और वेतन मजदूरी के भुगतान में भी होता है। बताया जाता है जो मुद्राओं का उपयोग दान दक्षिणा और क्रय विक्रय और वेतन मजदूरी भुगतान के में भी होता है। ठीक है, तो इतनी बात हमने जिक्र कर ली। ये सारा ही इम्पोर्टेंट्स मटेरियल्स है, आप अच्छे से इसे मेरे साथ रिवाइज बोले तो अच्छे से याद करते चलें। ठीक है, अब बात करेंगे जो शासकों की। तो जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे उस समय के, तो शासकों की अनुमति से जो व्यापारिक संघ जिन्हें हम सीढ़ियाँ कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीढ़ियों, व्यापारिक संघ सीढ़ियों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। बताया जाता है जो शासकों की बोले तो राजाओं की अनुमति से ही व्यापारिक संघों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। और कहा जाता है जो सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं क्या मौर्योत्तर काल की मिलती हैं। जो मौर्योत्तर काल रहा है उसी समय की सबसे ज़्यादा मुद्राएं मिलती हैं, जो कि सीसा और पोटिन, तांबा, कांसे, चांदी तथा सोने की बनी हैं। किसकी बनी है? सीसा, पोटिन, तांबा, कांसे, चांदी और सोने की बनी होती हैं। सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में मिलते हैं? मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। कहा जाता है जो कुषाण शासकों द्वारा जारी जो स्वर्ण सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्कों में जहाँ सर्वाधिक शुद्धता थी, सोने के सिक्कों में क्या थी? सबसे ज़्यादा शुद्धता किस समय थी? कुषाण शासकों के द्वारा। ठीक है, वहीं जो गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो शुद्धता थी सोने के सिक्कों में, स्वर्ण सिक्कों में, वो कुषाण शासकों के द्वारा की गई थी। और कहा जाता है गुप्त शासकों द्वारा सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, और बता दिया जाए कि जो धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई गई जो बुद्धकालीन आहत मुद्राएं, कौन सी? बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर पेड़ या मछली, सांड, हाथी, अद्र, चंद्र आदि वस्तुओं की क्या आकृति होती है। इनका एक लोगो बोले तो चिन्ह निर्धारित किया जाता था धातुओं के टुकड़ों पर एक ठप्पा मारकर बनाई जानी। कब? बुद्धकालीन आहत मुद्राओं के समय। जो बुद्धकालीन आहत मुद्राएं थी उन पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अद्र, जो आधा चंद्रमा आदि वस्तुओं की क्या आकृति होती थी, किस प्रकार? थप्पा मारकर। ठीक है,
थप्पा मारकर। और कहा जाता है कि जो मुद्राओं की बात करें तो मुद्राओं की जो मुद्राएं थीं, मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा जो संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का बोले तो का सीमा का भी ज्ञान हो जाता है। कहा जाता है जो मुद्राओं से जो तत्कालीन आर्थिक उनकी जो दशा थी या उनका संबंधित जो राजाओं का साम्राज्य सीमा था, उसका भी ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मुद्राओं से प्राप्त होता है। और कहा जाता था जो कनिष्क था, कनिष्क के सिक्कों से उसका बुद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित हुआ था, क्योंकि जो कनिष्क के द्वारा सिक्के जारी हुए थे तो उनके एक तरफ क्या था, जो कनिष्क था वो बुद्ध धर्म का अनुयायी प्रतीत होता था, क्योंकि उस पर एक चिन्ह बनाया गया था जिसमें कनिष्क क्या कर रहा था? बुद्ध के समरूप बैठा था। तो कहा जाता है कि कनिष्क के सिक्कों से उसके क्या है? बुद्ध धर्म होने का अनुयायी जो प्रमाणित कहाँ से हुआ है? मुद्राओं द्वारा ही हुआ है। और कहा जाता है जो समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है। क्या बना है? यूप बना है, जबकि कुछ पर क्या बना है? अश्वमेघ और पराक्रम, अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण हैं। कहा जाता है जो समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है और कुछ सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द क्या है? उत्कीर्ण है, जिसमें वो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिसमें जो समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं? बीड़ा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे क्या है? सिक्कों पर लोगो है। तो सिक्कों के द्वारा ही हम उनका इतिहास जान पा रहे हैं। ठीक है। और जो इंडो यूनानी तथा इंडो यूनानी और इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत भी क्या रहे हैं? सिक्के ही रहे हैं। तो सिक्कों ने हमें कितना क्या ज्ञान देने को दे दिया है। तो सिक्कों ही द्वारा हम जो पुरातात्विक स्रोत का जो इतिहास रहा है उसे जान पा रहे हैं। ठीक है। और कहा जाता है जो सातवाहन थे, तो सातवाहन राजा, कौन? सातवाहन राजा सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का अनुमान लगाया गया है। जो सातवाहन राजा था सातवाहन राजा सातकर्णी की एक मुद्रा पर, किस पर? एक मुद्रा पर क्या था? जलपोत उत्तीर्ण था। तो जलपोत उत्तीर्ण होने के कारण उसके द्वारा जो समुद्र विजय होने का अनुमान भी लगाया गया है। किसके? सिक्कों के द्वारा, कि जो सातवाहन राजा सातकर्णी के एक मुद्रा पर क्या है? जलपोत है, और उसके द्वारा हम समुद्र विजय का अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम जो मुद्राओं द्वारा इतिहास का पता लगा रहे हैं। ठीक है। और कहा जाता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली चांदी की मुद्राओं से व्याघ्र शैली बोले तो चांदी की मुद्राओं से उसके द्वारा जो पश्चिम भारत के शकों पर विजय सूचित होती है। कहा जाता है जो चंद्रगुप्त दूसरा था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली के द्वारा, किसके द्वारा? व्याघ्र शैली चांदी की मुद्राओं से उसके जो पश्चिम भारत के शकों पर विजय सूचित होता है। तो इस प्रकार हमने मुद्राओं द्वारा क्या किया है? जो भारत का पुरातात्विक स्रोत का जो इतिहास रहा है उसके बारे में हमने पता लगा लिया है। अब बात करेंगे जो स्मारक और जो भवन थे उन पर जो कुछ लोगों बोले तो कुछ बनावटी चित्र थे, उनके आधार पर भी हम क्या करेंगे जो पुरातात्विक इतिहास की जानकारी लेंगे। तो कहा जाता है स्मारक और भवन के बारे में, तो जो उत्तर भारतीय मंदिरों की जो कला शैली कैसी है? नागर शैली कहलाती है। जो उत्तर बोले तो जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर हैं तो उनकी जो कला शैली होती है उन्हें हम नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली कहलाती है। और जो दक्षिण भारत के मंदिरों में जो कला शैली होती है उसे द्राविड़ शैली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उसे द्राविड़ शैली। तो कहा जाता है जो द्राविड़ शैली किसे कहा जाता है? तो द्राविड़ शैली ऐसी कला शैली है जो दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रेजेंट है। और कहा जाता है नगर शैली किसे कहा जाता है? नगर शैली जो उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार हम इसे कर लेंगे। अब कहा जाता है जबकि जो दक्षिणा, किसकी बात कर रहे हैं हम? दक्षिणा की बात कर रहे हैं। तो जो दक्षिणा की बात करें हम
तो जो जबकि जो दक्षिणापथ के जो कहा जाता है दक्षिणापथ के वे मंदिर जिनमें नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ हो उन्हें हम बेसर शैली मंदिर कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसर शैली मंदिर कहलाते हैं। कहा जाता है जबकि जो दक्षिणापथ के कुछ मंदिरों में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं? बेसर शैली कहा जाता है। उन्हें हम बेसर शैली कह देते हैं। ठीक है। और जावा के कहा जाता है जावा के बोरो बुदुर मंदिर से वहाँ जो 9वीं शताब्दी में कौन-सी 9वीं शताब्दी में महायान बुद्ध धर्म की क्या हुई थी? लोकप्रियता प्रमाणित हुई थी। कहाँ पर? जावा के बोरो बुदुर मंदिर से क्या हुआ था? वहाँ पर जो 9वीं शताब्दी में महायान बुद्ध धर्म की क्या हुई थी? लोकप्रियता प्रमाणित हुई थी। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा था? स्मारक और भवन के बारे में पढ़ लिया था। अब बात करेंगे हम मूर्तिकला की। किसकी बात करेंगे? मूर्तिकला में किस प्रकार का पुरातात्विक जो स्रोत हुआ है, इतिहास मिलता है। ठीक है। अब बात करेंगे मूर्तिकला की। ठीक है। तो जो कुषाण काल और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गईं उनसे जनसाधारण की जो धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। तो कहा जाता है जो कुषाण काल, कब की बात कर रहे हैं? कुषाण काल की बात कर रहे हैं। तो कुषाण काल में और कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। ठीक है। और कुषाणकालीन जो मूर्तिकला में जहाँ विदेशी प्रभाव अधिक था, कब? कुषाणकालीन जो मूर्तिकला में जहाँ विदेशियों का प्रभाव अधिक था वहीं गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता कैसी थी? परिलक्षित होती थी। और जबकि जो गुप्तोत्तर कला में कैसी थी? तिक्ता अधिक थी। तो कहा जाता है जो कुषाणकालीन में जो मूर्तिकला में जहाँ विदेशी प्रभाव अधिक था वहाँ क्या था? गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता परिलक्षित थी। और गुप्तोत्तर कला में कैसी थी? सांकेतिकता थी। ठीक है। तो सांकेतिकता अधिक कहाँ पर थी? गुप्तोत्तर कला में थी। कहाँ पर थी? गुप्तोत्तर कला में थी। अब बात करेंगे बरहूत की। तो बरहूत की बात करें तो जो बरहूत था किसकी? बरहूत और बुद्धगया सांची और अमरावती की जो मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। तो जो जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी कहाँ मिलती है? बरहूत और बुद्धगया और सांची और अमरावती में। कहाँ पर? ये 3 इम्पॉर्टेंट है। आपसे अभी कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। पेपर्स में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो कहाँ पर मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की जो यथार्थ झांकी मिलती है तो वो बरहूत, बुद्धगया, सांची और अमरावती में मिलती है। अब बात करेंगे चित्रकला की। किसकी बात करेंगे? चित्रकला की बात करेंगे। तो चित्रकला की बात करें तो जो अजंता गुफा में, किसमें? अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु है। कहाँ? अजंता की गुफा में। और मरण आसन्न राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता कैसी है? सर्वकालिक है। जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। किस में मिलती है? कहा जाता है जो अजंता की गुफा में क्या बना हुआ है? माता और शिशु का और मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों का क्या मिलता है? शाश्वतता बोले तो शाश्वतता सर्वकालीन मिलता है। और जिससे क्या पता लगा जाता है कि गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। क्या मिलती है? गुप्तकालीन
तत्कालीन में कलात्मक और तत्कालीन जीवन की क्या मिलती है, झलक मिलती है। अब बात करेंगे अवशेष की। किसकी बात करेंगे, अवशेषों की बात करेंगे। किसकी, अवशेषों की। तो अवशेषों की हम बात करें तो अवशेषों में जो पाकिस्तान में सोहन नदी, कौन सी, सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में जो उत्खनन द्वारा जो प्राप्त हुआ है पुरापाषाण युग के पत्थर के खुरदुरे हथियारों और औजारों से अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 लाख 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व मानव रहते थे। क्या थे, कहा जाता है अवशेषों के द्वारा जो पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन द्वारा कैसा, पुरापाषाण युग के पत्थर के, कैसे, पुरापाषाण युग के जो पत्थरों के कैसे खुरदुरे हथियारों और औजारों से क्या अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 लाख या 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व पहले कौन रहा करते थे, मानव रहा करते थे, मानव क्या हुआ करते थे, रहते थे। ठीक है। और बात करें कि 10 से 6000 वर्ष पूर्व वहाँ कृषि क्या हुआ करती थी, कृषि कार्य हुआ करता था, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना सीखा गया था। कहा जाता है कि 10 से 6000 वर्ष ईसा पूर्व वहाँ पर क्या, जो कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन और पत्थर के चिकने औजार बनाना सीखा गया था। ये पता लगाया गया है अवशेषों के द्वारा। किसके द्वारा, अवशेषों के द्वारा, जो कि हमें सोहन नदी घाटी के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं खुरदुरे हथियार और औजारों के अनुमान से। ठीक है। और गंगा यमुना की बात करें तो गंगा यमुना के दोआब में पहले काले और लाल मृदभांड और फिर जो चित्रित भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। भूरे रंग के क्या हुए हैं, कैसे, मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर, गंगा यमुना के दोआब में पहले काले और लाल मृतभांड और फिर कैसे चित्रित भूरे रंग के मृतभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर, गंगा यमुना के दोआब में प्राप्त हुए हैं। अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। किसकी, मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। जो मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक क्या मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की ओर इंगित करती हैं। जो क्या करती हैं, जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की ओर इंगित करती हैं। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक क्या मोहरें प्राप्त हुई हैं और वो क्या संकलित करती हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की ओर इंगित करती हैं। ठीक है। और बशाड़ की बात करें, बशाड़ बोले तो प्रारंभिक वैशाली, जो प्रारंभिक वैशाली होती है उसे हम बशाड़ कहते हैं, जो कि इससे 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कितनी मिली हैं, बशाड़ से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कहाँ से, बशाड़ से। और जो कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रसाद तथा घोषिताराम नामक एक बिहार मिला है। एक क्या मिला है, बिहार मिला है। कहाँ पर, कौशाम्बी में एक व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्य में एक उदयन का कहा जाता है, उदयन का राजप्रसाद तथा घोषिताराम नामक एक बिहार मिला है। कहाँ पर, जब कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था, तब उदयन का क्या मिला था, उदयन का राजप्रसाद और घोषिताराम नामक बिहार मिला है। और बात करें अतरंजी खेड़ा की, तो अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है। किसकी, अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के लगभग आरंभ हो गया था। कि बताया जाता है कि अतरंजी खेड़ा आदि खुदाइयों से क्या बोले तो अनुभव लगाया गया है कि जो अतरंजी खेड़ा आदि की
की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में लोहे का जो प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से ही क्या हो गया था, आरंभ हो गया था। ठीक है, ये किसके अनुसार पता लगा है, अतरंजी खेड़ा के अनुसार। किसके द्वारा पता लगाया गया है, अतरंजी खेड़ा के अनुसार पता लगाया गया है। किसके अनुसार, अतरंजी खेड़ा के अनुसार पता लगाया गया है। और बता दें कि जो रोमिला थापर के अनुमान रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। कहा जाता है रोमिला, किसके द्वारा, रोमिला थापर के अनुसार बताया गया है कि जो लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। कब से, 800 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। ये किसके अनुसार पता लगाया गया है, रोमिला थापर के अनुसार। और बता दिया गया है कि जो दक्षिण भारत में अरेकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के और दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं, जिससे यह पुष्ट हुआ है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। कैसे थे, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। तो बताया गया है जो दक्षिण साउथ इंडिया में जो अरेकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन जो सिक्के मिले हैं, रोमन सिक्के और दीप का टुकड़ा और बर्तन आदि मिले हैं, इससे यह स्पष्ट हुआ है कि ईसा की जो आरंभिक शताब्दियों में रोम और दक्षिण भारत के मध्य कैसे घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। जो बोले तो प्राचीन भारत का जो इतिहास का स्रोत था, जिसमें पुरातात्विक स्रोत के कितने 6 भाग हुआ करते थे, जिसमें मैंने आपको अभिलेखों के बारे में बता दिया है इसकी पहली वाली वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले जो बोले तो क्या हुआ करते थे, जो आपके कहा जाता है जो नक्शे वगैरह हुआ करते थे, बोले तो सिक्के मुद्राएं हुआ करती थी। फिर मैंने आपको जो स्मारक और भवन हुआ करते थे, तो ऐसे एक एक प्रकार से मैंने आपको ये करा दिया है। पहले क्या हुआ करते थे, भवन हुआ करते थे, और भवन के बाद फिर हमें क्या पता लगा है, भवन के बाद स्मारक, भवन के बाद मूर्तिकला के बाद चित्रकला और अवशेष, और फिर क्या हुआ था, अवशेषों के बाद ये बोले तो 6 हमें क्या मिले थे, स्रोत मिले थे। 6 स्रोत मिले थे, कब, पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो अगला साहित्यिक स्रोत है उसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।